स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस आ रहे हैं इस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जो नदियों वाला चैप्टर है उसके जितने भी सवाल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का। यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि जो राजस्थान है कितने जो फिजिकल डिवीज़न है यानी कितने भौतिक भागों में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कि एक मरुस्थलीय प्रदेश हो गया आपका, इसके अलावा जो है आपके ये शेखावाटी और ये इसको हम बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। एक तो हो गया पूरा ये शुष्क वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम अर्ध शुष्क। इसको भी फिर आगे डिविजन्स में बांटा गया है। ये जो पूरा इलाका है आपके ये वाला। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये अरावली रीजन का। ये है आपके अरावली। फिर यहाँ पर है आपके ये पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये है आपका हाड़ौती प्रदेश। तो इस तरीके से राजस्थान को कई सारे भौतिक भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला सवाल है राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1 बार, 4 बार, 2 बार या 6 बार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 बार। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक बुक में किया था। तो कौन सी बुक थी? राजस्थान का भूगोल। और किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। कितने? 7। तो अगर हमसे पूछता है कि सबसे पहले किसने किया विभाजन, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और बुक क्या थी? राजस्थान का भूगोल। और कितने? 7 भौगोलिक प्रदेश में। अब हम देखते हैं 7 थे कौन कौन से। तो एक तो था आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश, चूँकि शुष्क इलाका पश्चिम में पड़ता है, वेस्ट में है, इसलिए पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसके अलावा अर्धशुष्क, फिर नहरी प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं अरावली प्रदेश। फिर 5वें नंबर पे बात करते हैं पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। चूँकि जो पूर्वी भाग है हमारे राजस्थान का, वहाँ की जो मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की, तो एग्रीकल्चर अच्छा है वहाँ पर। तो इन्होंने इसको बांटा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में। फिर 6वां है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और 7वां है आपके चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस 7 प्रदेश में किसने बांटा था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। आगे देखते हैं 1968 में जलवायु के बेसिस पर, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया था? एस.के. सेन ने। किसने किया था? जो सेकंड प्रयास क्या है वो एस.के. सेन है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके बाद 1971 तीसरी बार किसने किया है? डॉक्टर रामलोचन सिंह, उन्होंने किया है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह की। तो उन्होंने राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान व राजस्थान पठार तथा 4 उपभाग। कितने? 2 तो भाग और 4 उपभाग, जैसे कि मरुस्थल हो गया, राजस्थान बांगर, अरावली, पठार व चंबल बेसिन। किसने? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। और किसमें? 12 लघु प्रदेशों में बांटा। किसने? 12 लघु प्रदेश। तो सबसे पहले किसने प्रयास किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। उसके बाद सेकंड प्रयास एस.के. सेन ने। और तीसरी बार प्रयास किया था डॉक्टर रामलोचन सिंह ने, जिन्होंने क्या किया? 2 तो भाग है ना, ये आपको याद रखना, 2 तो आपके भागों में, उसके बाद 4 उपभाग में और 12 लघु प्रदेशों में क्या किया? इन्होंने विभाजित किया। किसको? राजस्थान को। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। इन्होंने क्या किया? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, क्या चीज़? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर, किसके आधार पर? धरातल, क्लाइमेट कैसा है और नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि भाई पहले किसने बांटा था, कितने भागों में, बाकी और किस किस ने प्रयास किए। और अगर हम बात करते हैं हरिमोहन सक्सेना की, इन्होंने 4 भागों में बांटा। अब ये 4 भाग कौन कौन से, इनको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी विशेषताएं दी हुई हैं, हालांकि इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, पर एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि पहला भाग है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। चूँकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये तो आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। चूँकि ये जो इलाका है आपके, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, तो ये जो इलाका है पूरा, ये जो उधर, इसमें क्या है? आपके मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। और ये जो लोकेशन आती है वो आती है नॉर्थ वेस्ट।
कौन सी, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी। तो हम इसको क्या कह देते हैं डायरेक्शन के साथ, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कैसा प्रदेश है, मरुस्थल है यहाँ पर। दूसरे की बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो उन्होंने डिवीज़न किया है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो डिवीज़न किया है इन्होंने वो है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो भाग है राजस्थान का साउथ ईस्ट, यहाँ पर क्या है प्लेट्यू पठार, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। चूँकि अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व में है, इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए अब आगे हम यहाँ पर देखिए सारी विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। हालांकि सारी विशेषताएं आगे भी आएंगी, इसलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ही इनको डिस्कस करेंगे, बट एक बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम टाइम की बात करें तो अगर सबसे नवीन किसी का निर्माण हुआ है तो वो है आपके मरुस्थल का, और सबसे प्राचीन क्या है अरावली। तो ये प्री कैम्ब्रियन टाइम की है। कब की, जो प्री कैम्ब्रियन टाइम है तो वो कौन सा प्रदेश है, अरावली, सबसे प्राचीन। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये कैसा पर्वतीय प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पठार। पहले पर्वत है सबसे प्राचीन, फिर दूसरे नंबर पे अगर प्राचीन की बात करते हैं तो वो है आपका पठारी प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी मैदान, जिनका निर्माण किया है नदी जो अवसाद लेकर आती है, सेडिमेंट लेकर आती हैं, उनसे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। फिर और सबसे नए कौन से हैं आपके, मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि 33 सागर का हम भाग मानते हैं इसको। तो ये हो गया टाइम पीरियड। सबसे प्राचीन कौन सा भाग है राजस्थान का, जो अरावली का भाग है, जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है वो। दूसरे नंबर पे पठार, तीसरे नंबर पे पूर्वी मैदान, और चौथे नंबर पर यानी सबसे नवीन जो है वो है हमारे मरुस्थल। तो ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात। अब युग की बात करें तो बेसिकली जो भूगर्भिक सारणी पढ़ते हैं हम अर्थ की, वहाँ पे उसको कई टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया है कि कौन से टाइम में किसका निर्माण हुआ है, किस टाइम में किसका निर्माण हुआ है। तो मेंस में दी हुई है ये सारणी। तो मेंस की जब हम तैयारी करते हैं तब हम पूरी सारणी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई है। तो जब आगे क्लासेस लेंगे हम तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन जो कि सबसे पुराना टाइम है, इसमें जो निर्माण हुआ है वो है अरावली का। तो ये आपको याद रखना है प्री कैम्ब्रियन। अगर हम बात करेंगे पठार की तो ये कौन से टाइम में, क्रिटेशियस। कौन सा, क्रिटेशियस। इसके अलावा अगर बात करोगे पूर्वी मैदान का तो ये आपके प्लास्टोसीन प्रारंभिक, और प्लास्टोसीन उत्तर में किसका है, आपके मरुस्थलीय प्रदेश का। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं, एरिया की। तो भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, कौन सा जिसका कम है। तो अगर हम बात करें एरिया वाइज तो सबसे ज़्यादा एरिया आपने देखा होगा मैप में भी, बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हमें दिखाई देते हैं वो वेस्ट में है। जैसे कि जैसलमेर हो गया, आपके जोधपुर हो गया आपके, यानी कि यहाँ का एरिया काफ़ी है, यानी कि लगभग 61.11% एरिया है वो है पश्चिमी राजस्थान का, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश का। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर अगर कोई सबसे ज़्यादा है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि लगभग 23.3% हिस्सेदारी रखता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे 9.1%, यानी इतना एरिया अरावली जो है कवर करती है। और 6.49 यानी सबसे कम एरिया किसका है, हमारे सबसे कम एरिया है हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का। किसका है, आपके ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है इसका एरिया। और ये जो पश्चिमी राजस्थान है इसका सबसे ज़्यादा है। ये जो पश्चिमी राजस्थान इसका सबसे ज़्यादा है। फिर आपके अरावली है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। इसको मिटा लेते हैं हम, ये देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया की। तो हम एरिया की बात करते हैं तो पश्चिम का जो एरिया है ये 6.11% क्या है, एरिया कवर करता है। फिर अगर बात करोगे अरावली की तो अरावली जो एरिया कवर करता है वो 9.1%। फिर अगर इसके बाद बात करोगे आप पूर्वी मैदान की तो ये जो एरिया कवर करते हैं वो करते हैं 23.3% एरिया कवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है हमारा ये करता है 6.49%, यानी सबसे कम एरिया किसका दिखाई दे रहा है हमें, जो हाड़ौती क्षेत्र है इसका। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन वाइज क्या है, ये तो हमने बात की एरिया वाइज। ये क्या है आपके एरिया, ये रेड में क्या है एरिया। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे पर्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। तो अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की तो एरिया तो इतना है और पॉपुलेशन यहाँ की 40%, लगभग 40% लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जो
पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं लगभग 39%, कितने 39%, ये क्या पॉपुलेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें अरावली की तो देखिए 9.1% इसका एरिया है और लगभग 10% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें हाड़ौती की तो यहाँ पे है 11%, कितना 11%। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ये किसकी बात हो गई, पॉपुलेशन की। ये क्या है आपके जनसंख्या, ये है आपके जनसंख्या। तो हमने टाइम पीरियड देख लिया, इसके अलावा हमने एरिया देख लिया, पॉपुलेशन देख ली। अब यहाँ पर दे रखा है अवशेष। तो हमने बताया था मैंने आपको कि जो आपके मरुस्थलीय प्रदेश और जो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का। और जो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का। अब यहाँ पर आगे कई सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम इनको आगे डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर आपको किसी भी एरिया की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें जो मरुस्थलीय प्रदेश है, तो हमें कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कौन से टाइम पीरियड में ये बना है, कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, किस प्रकार की एग्रीकल्चर है यहाँ पे। इसके अलावा इसका ढाल कैसा है, ढाल से भी देखिए कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। अगर हम बात करते हैं तो भाई पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश की, तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इसमें कितने ज़िले हैं जिनको हम मरुस्थल में काउंट करते हैं। इसके अलावा फिर औसत ऊंचाई कितनी है इनकी, बारिश कैसी होती है, नदियाँ कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, वन कैसा है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको जलवायु का पता है तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की एग्रीकल्चर कैसी होगी, वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स होंगे, किस तरीके के प्लांट्स होंगे। नदियों का आपको पता होना चाहिए कि नदियाँ कैसी हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मिट्टी का अगर आपको पता होगा तो भाई कौन सी फसल होती है ये आपको पता चल जाएगा। तो ज्योग्राफी में चीज़ें क्या है, लिंक रहती हैं। देखिए अगर हमें पता है रेतीली बलुई मिट्टी है यानी एरिडी और एंटीसॉल, हमने जब मृदा वाला चैप्टर किया था तो सबकी बात की थी हमने। फिर हमें फसल पता चल जाएगा कि यहाँ ग्वार होता है, बाजरा होता है, मोट होती है। भाई हर मिट्टी की अपनी एक विशेषता है कि भाई इस मिट्टी में ये वाली फसल हो सकती है। जैसे कि अगर काली मिट्टी की बात करें तो वहाँ पे कपास अच्छा हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी में आपके गेहूँ, जौ, चना, सरसों इस तरीके की फसलें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है विशिष्टता, यानी कि यहाँ पे देखिए बालू का स्तूप मिलते हैं, सैंड ड्यून्स। यानी सैंड ड्यून्स क्या होते हैं तो आगे हम देखेंगे वैसे, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। सैंड ड्यून्स का मतलब ये होता है कि जब हवा चलती है तो जो मिट्टी होती है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जो है जमा हो जाती है। इस तरह कई आकृतियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं हमें, उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड का मतलब क्या हो गया, मिट्टी। तो एक तरह से मिट्टी के टीले हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं जिनको हम धौरे कहते हैं, रेत के टीले। तो बालू का स्तूप मिलते हैं हमें। यहाँ पे देखिए अरावली में बहुत सारे खनिज हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो आयरन हो, तो इस तरीके के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। अगर पूर्वी मैदान की बात करें तो जो कि चंबल बहती है जो नदी, तो ये कई अवनाली का अपर्दन करती है, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है जिससे क्या है बड़े बड़े गड्ढे और इस तरीके की उत्खात आकृति यानी उबड़ खाबड़ आकृतियाँ बनती हैं, तो जिनको हम बीहड़ कहते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो इलाका है बेसाल्ट और इनसे बना हुआ है, लावा पठार से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सारी विशेषताएं दी हुई हैं। हालांकि सारे सवालों में हमें ये विशेषताएं देखने को मिलेगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई अगर कोई आपसे पूछे तो आपको थ्रू आउट चीज़ें पता हो, भाई कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा युग है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है। एरिया पॉपुलेशन के बाद आप बात कर सकते हो कि अवशेष किसका है ये। इसके अलावा बात कर सकते हो आप भाई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, कितने आते हैं, बारिश कैसी होती है, कितनी होती है बारिश, कैसी तो क्या कितनी होती है बारिश, नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। उसके अलावा आप फिर बता सकते हो क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट से आप बता सकते हो भाई वन कैसे होंगे, मिट्टी कैसी होगी, आपकी फसल बता सकते हो आप। तो इस तरह चीज़ें लिंक रहती हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अच्छी तरह चीज़ों को समझना है ताकि आपको याद रहे, आपको रटने की ज़रूरत ना हो। चलिए अब हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर डिवीज़न ही दिया गया है, ये है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा ये है आपका अर्धशुष्क, इसको भी आगे हम डिवाइड करते हैं घग्गर प्लेन में। इसके अलावा शेखावाटी में, यहाँ पे आपके जो है नागौर हाईलैंड है। इसके अलावा ये लूनी बेसिन है आपका। फिर ये है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये है आपके अरावली, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में। फिर ये आपके हाड़ौती पठार। तो ये क्या है यहाँ पे भौतिक स्वरूप, यानी राजस्थान दिखाई कैसा देता है, भौतिक रूप से कैसा है। चलिए आगे के सवाल अब डिस्कस करते हैं हम।
राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? सवाल क्या कह रहा है कि जो वीसी मिश्रा की यहाँ पर बात कर रहा है, 2 में, 4 में, 5 में या 7 में। तो हमें पता है कितने भागों में बांटा है इन्होंने, 7 भागों में, जिनके नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए थे। चलो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? क्या कह रहा है? प्राचीनतम की बात कर रहा है, हमसे प्राचीनतम पूछ रहा है। घग्गर का मैदानी अंचल है, उत्तर पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली या थार? तो सबसे प्राचीनतम जो हमारे पास भौतिक प्रदेश है वो है हमारा अरावली, जो कि कब बना है? प्री कैम्ब्रियन में। कब? प्री कैम्ब्रियन में। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है सवाल। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, क्या कह रहा है? शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान। तो देखो डायरेक्शन तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी। देखो जैसे कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में मैप, तो मैप अपने पास हमेशा रखा करो, मैप आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, ये साउथ है, ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये मरुस्थलीय इलाका है, तो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर पश्चिमी। कैसी है? उत्तर पश्चिमी। तो अगर आप इसको नहीं भी बोलोगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में हमारा मरुस्थल है। तो हमसे क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन कि इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कौन सा भाग है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। क्या हो जाएगा आपके? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए कहाँ से जाना है आपको? झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? यानी कि अगर आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो तो भाई सीधी रेखा में, तो यात्रा करते हुए आप जो हमें ऑप्शन दिए उनमें से किस प्रकार के भौतिक जो स्वरूप हैं उनके क्रम का अवलोकन यानी कैसे दिखाई देंगे आपको? भौराट पठार, हाड़ौती, मध्य अरावली, मध्य माही मैदान, बनास बेसिन, बांगड़, विंध्यन कगार, बनास बेसिन, भौराट, हाड़ौती प्लेट्यू, बनास बेसिन, मध्य अरावली। ठीक है, इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आपको मैप का पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आप झालावाड़ कहाँ है? हाड़ौती का भाग ये देखिए, ये आपके झालावाड़ है। किसका भाग है? हाड़ौती पठार का। तो अगर आप झालावाड़ से चलोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? तो सबसे पहले आपको हाड़ौती पठार, फिर आपके ये जो आएगा ये बनास बेसिन का इलाका आएगा। कौन सा आएगा? बनास बेसिन। फिर कौन सा आएगा? ये आपके मिडिल अरावली का भाग है। ये क्या आएगा? मिडिल अरावली। और हम इससे कहाँ जाने के लिए कह रहा है कि भाई आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो सीधी रेखा में। कैसे? झालावाड़ से बीकानेर अगर आप सीधी रेखा में जा रहे हो, अगर आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, ये आप देखिए, ये मैंने दिखा दिया कि आप यात्रा कर रहे हो, पहुँच गए हो बीकानेर। तो इस तरीके से आप देखते हुए चलेंगे कि भाई कौन सा जो भौतिक स्वरूप है, कौन सा एरिया पड़ रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? हमसे क्या कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए, संरचना वाइज, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरीय बृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर उत्तर पर्वतीय प्रदेश। अगर हम बात करें भारत के हिसाब से तो ये आएगा आपका आंसर उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। चलिए ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये आगे ये देखिए, ये है भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा। अगर आप मरुस्थलीय प्रदेश की बात करोगे तो ये किसका हिस्सा आ जाएगा? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है हमारा। अगर हम भारत के मैप को देखेंगे, जो नॉर्थ में जो विशाल मैदान है उसका भाग कौन सा है? जो मरुस्थल का इलाका है हमारा वो। इसके अलावा अगर आप अरावली की बात करेंगे तो ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। अगर आप पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो ये भी किसका हिस्सा आएगा? आपके जो हमारे उत्तर भारत का जो विशाल, जो बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है उसका हिस्सा, यानी कि मरुस्थल और जो मैदान है हमारे राजस्थान के वो किसका हिस्सा है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का। और जो अरावली और हाड़ौती है ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। यही सवाल मैं पूछ रहा था कि भाई
जो हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप हैं वो भारत के किस हिस्से में आते हैं, बस ये सवाल था। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किसके हिसाब से एरिया वाइज कौन सा है। CET 2024 में पूछा गया सवाल है कि भाई एरिया वाइज सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है। अर्धशुष्क क्षेत्र है, अरावली है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है या पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, यानी जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है और कितना है 61.11%। ये तो क्या है आपके एरिया, ये क्या है आपके एरिया। और अगर बात करोगे पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी है, लगभग 40% लोग यहाँ निवास करते हैं। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम। अगला सवाल है निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। राजस्थान का कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, कौन सा डिवीज़न है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जो अपनी सीमा को किससे साझा करता है, MP से, मध्य प्रदेश के साथ। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क या अरावली। तो अगर हम MP की बात करें तो यह आएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए पशु परीक्षण में पूछा गया सवाल है और स्टेनोग्राफर में भी आया हुआ है 2024 में। अब देखिए ये आपको मैप के थ्रू ही पता चलेंगी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या है MP, किससे लग रहा है आपके हाड़ौती क्षेत्र से। देखिए हाड़ौती के नाम से आ सकता है, इसके अलावा आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से आ सकता है। तो किसी भी नाम से आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि भाई किस डायरेक्शन में है, तो फिर आप आराम से कर दोगे। तो ये किससे लगता है, MP से लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुमिलित कीजिए प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। अब हमें बारिश के हिसाब से पूछ रहा है, हमें मैच करना है, ठीक है। देखिए सीधे से हम बात करेंगे रेगिस्तान, हम उत्तर पश्चिमी ये नहीं बोलेंगे बार बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, तो उसको बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है, आपको अपना पता होना चाहिए। तो रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो कितनी बारिश होती है, पूर्वी मैदान में कितनी बारिश होती है, मध्यवर्ती जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें कितनी है, और दक्षिण पूर्वी पठार में कितनी है। तो अगर हम बात करें आपके ये रेगिस्तान की, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। कितनी होती है, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान की बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर, और ये जो पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो लगभग 20 से 90। और अगर दक्षिण पूर्वी पठार की बात करोगे, यानी जो पठारी क्षेत्र है हमारे राजस्थान में, वो कितना है 75%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चूँकि हम क्लाइमेट वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं, तो क्लासेस आपने ली होंगी, तो आपको पता होगा किस जगह कितनी बारिश होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है कि भाई हमें जो भौतिक प्रदेश दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ लगता है। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा मरुस्थल का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, ये लगता है पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ, हरियाणा के साथ। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्धशुष्क, पूर्वी मैदानी या अरावली क्षेत्र। अब देखिए हमसे किस राज्य की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहा है। तो जो पठारी क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है अपना, क्योंकि देखिए पठारी प्रदेश अगर आप देखेंगे मैप में, देखिए तो यहाँ पर है आपके हरियाणा और यहाँ पर है आपका पठारी प्रदेश। तो ये हरियाणा के साथ तो कैसे सीमा साझा करेगा। तो जो पठारी प्रदेश है हमारा, हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार जिसको हम कहते हैं, ये MP के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ना कि हरियाणा के साथ। तो ये देखिए आपका हरियाणा है जो कि आपके अर्धशुष्क से लग रहा है, आपके पूर्वी मैदान के कुछ क्षेत्रों से लग रहा है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। बाकी जो अरावली का हिस्सा है, अर्धशुष्क है, पूर्वी मैदानी है, ये किससे लगते हैं, हरियाणा से।
तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो सकता है, बस ये कि हमें चीज़ों की समझ होनी चाहिए। जो मेन बेसिक बात है वो यही है कि आपको मैप की समझ होनी चाहिए। उससे क्या होगा, किसी भी तरीके से पूछ ले, चाहे डायरेक्शन वाइज पूछ ले, किसी विशेषता वाइज पूछ ले, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्लासेस आपको कैसी लग रही है। वैसे भी हम ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ये आपका बड़ा चैप्टर है, एक यही चैप्टर आपका रह रहा है। इसके अलावा जो जिले और वो सब चैप्टर हैं, एक वो चैप्टर है आपका। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लासेस कैसी लगी। जो हमारे क्वेश्चन आंसर की क्लासेस रही है, तो हम बाकी सेक्शन भी कर लिया है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी भी हमने कवर कर लिया है। अब ज्योग्राफी भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। और ये आपका चैप्टर है बड़ा, सबसे लास्ट एक जो चैप्टर बचा है हमारा। तो आप ज़रूर बताना कि कैसी आपको क्लासेस लगी, ये जो प्रीवियस ईयर बैच था हमारा। क्योंकि देखिए इससे हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ें ठीक करनी है या क्या हम और कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताया कीजिए कि भाई कैसी क्लासेस लगी हैं आपको। चलिए अब सवाल देखते हैं। बाकी देखिए हम तो आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। चलो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या कह रहा है कि जो धरातलीय स्वरूप है, यानी कि देखिए इसका धरातलीय स्वरूप का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है। तो धरातलीय मतलब धरातल, स्वरूप मतलब अलग अलग टाइप्स हम कह सकते हैं। भाई दिखने में कैसा है, हम कहते हैं ना इस चीज़ का स्वरूप ऐसा है, यानी दिखने में, यानी धरातल किस किस हिसाब से दिखता है। कहीं मैदान दिखते हैं हमें, कहीं हमें मरुस्थल दिखता है, कहीं हमें पहाड़ दिखते हैं, पठार। तो बस वही टर्म है ये कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। चलिए देखते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। चलो देखते हैं इसको। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष? 33 सागर का, यानी जो हमारा मरुस्थल है और जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वो किसका भाग है? 33 सागर का। इयोसीन काल और प्लास्टोसिन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र हुआ करता था। तो बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं? 33 सागर। यानी जो उत्तर पूर्वी मैदान है वो किसका अवशेष है? 33 सागर का, ना कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? अब यहाँ पर हमको भौतिक विभाग दिए गए हैं, तो सही सुमेलित हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार, शैल समूह आर्कियन विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है। इस तरह की शैल क्रम हमें यहाँ पे दिखते हैं। फिर है पश्चिमी बालू का मैदान, शैल समूह राइलो क्रिटेशस, धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष हो। बिल्कुल ये दोनों बात सही है यहाँ पर। थर्ड देखते हैं, अरावली की बात कर रहा है। थर्ड अरावली की, तो यहाँ पे शैल समूह अरावली दिल्ली क्रम, और जो लक्षण है धरातल के वो प्राचीनतम वलित पर्वत। बिल्कुल ये बात भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मैदान शैल समूह दक्कन लावा, विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो ये सवाल अभी जस्ट देखा था हमने, सिंधु नदी का नहीं है, 33 सागर का है। तो ये जो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट भाग। पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय किसके भाग? 33 सागर, और अरावली और हाड़ौती गोंडवाना लैंड के साथ है। अगर हम देखिए, मैं ये चीज़ आपको शुरू में बता चुकी हूँ, वापस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, देखिए इस तरीके से लिखते हैं इसको। 33 सागर की अगर हम बात करें तो एक तो पूर्वी मैदान और एक आपका मरुस्थल, ये दोनों किसके भाग हैं? 33 सागर के। और अगर बात करेंगे आप गोंडवाना लैंड का,
तो ये है आपके अरावली, और ये है आपका जो पठारी भाग है जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार। तो याद रखना आप इन दोनों चीज़ों को, कौन सा किसका हिस्सा है। स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं और सीधे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? कहाँ से बात कर रहा है? उत्तर से दक्षिण। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, गलती हो सकती है। उत्तर से दक्षिण चलना है हमको। विंध्यन श्रेणी, लूनी, शेखावाटी, माही का मैदान। फिर है आपका लूनी, विंध्यन बेसिन, शेखावाटी, माही। इसके अलावा फिर है शेखावाटी, विंध्यन, लूनी और माही। घग्गर का मैदान, भौराट का पठार, शेखावाटी और लूनी बेसिन। अब हमें चलना उत्तर से दक्षिण। अब देखिए सबसे पहले आप देखा कीजिए, पहला क्या है उत्तर और लास्ट है दक्षिण। तो हम देखते हैं लास्ट में माही का मैदान, माही का मैदान, माही का मैदान और लूनी बेसिन। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके तो किस तरीके से आता है। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई देता है घग्गर उत्तर में, फिर शेखावाटी का क्षेत्र में दिखाई देता है, फिर जो नागौर की उच्च भूमि हमें दिखाई देती है, फिर विंध्यन श्रेणी की दिखाई देती है, फिर आता है हमारा लूनी बेसिन, फिर आता है बनास का बेसिन, फिर आता है आपका माही का मैदान। इस तरीके से हमें उत्तर से दक्षिण दिखाई देते हैं। तो मैप में देखने की कोशिश करते हैं हम इसको। ये रहा देखिए आपका मैप। देखिए अब सबसे पहले देखिए आपके घग्गर, ये जो घग्गर है हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके देखिए घग्गर, उसके बाद हमें दिखाई देता है यहाँ पर ये जो शेखावाटी का इलाका है, ये देखिए शेखावाटी का इलाका हमें दिखाई देता है। फिर यहाँ पे नागौर उच्च भूमि हमें दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण जाना है ना हमें, नॉर्थ से साउथ। तो घग्गर हो गया, फिर उसके बाद आपके शेखावाटी हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके ये जो विंध्यन का भाग है, इसके बाद कौन सा आ जाता है फिर आपके विंध्यन श्रेणी के बाद आपका ये देखिए लूनी बेसिन है यहाँ पर। तो लूनी बेसिन के बाद जो हमें देखने को मिलता है वो है आपके बनास बेसिन। तो यहाँ पे लूनी बेसिन देखने को मिलता है, ये फिर बनास बेसिन है आपके, फिर आपके आ जाता है माही का मैदान आ जाता है फिर। तो इस तरीके से जब हम उत्तर से दक्षिण आते हैं तो हमें अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। बस इसी तरीके का हमारा सवाल था। तो वापस चलते हैं सवाल पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले शेखावाटी, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका शेखावाटी, फिर विंध्यन श्रेणी, इसके बाद हमें लूनी बेसिन दिखाई देता है, फिर माही का मैदान, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये हमने डिस्कस कर ही ली इसकी एक्सप्लेनेशन कि घग्गर, शेखावाटी, फिर नागौर हाईलैंड, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूनी बेसिन, फिर बनास बेसिन, फिर माही का मैदान। उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। किसके भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें और सही भी है। आगे देखते हैं। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। अगला है राज्य के 23.03% क्षेत्र में पूर्वी मैदान का क्या है विस्तार है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। अब देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है एरिया वाइज। अब देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही। देखिए हालांकि जो प्रतिशत हमें यहाँ पर दे रखे हैं वो लगभग मैच करते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर माना गया था वो 1 माना गया था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत डिफरेंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर उनको मान लिया गलत। जैसे कि अगर हम बात करें अरावली की तो 9.6 नहीं है यहाँ पर। अगर आप अरावली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 9.1, तो इसलिए इसको गलत मान लिया गया। अगर पूर्वी मैदान की अगर आप बात करते हो तो कितना पढ़ा था हमने लगभग 23%।
तो इसलिए इसको यहाँ पर गलत मान लिया गया। 23 या फिर आप इसको कह सकते हैं 23 पॉइंट आपके 30, तो इसलिए इसको गलत मान लिया गया। इसको मैं और क्लियर लिख देती हूँ आपके लिए। कितना पढ़ा था हमने? 23.30%, इसलिए इसको गलत मान लिया गया। और अगर आप हाड़ौती वाले की बात करोगे तो हमने कितना पढ़ा था? हाड़ौती का हमने यहाँ पर देखा था 6.89%, तो इसलिए इनको क्या मान लिया गया? गलत। और आंसर क्या माना गया? ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो भी विकल्प में दिए थे, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के द्वारा गठित प्रोफेसर्स के पैनल ने विकल्प 1 को क्या माना है? सही माना है। और बाकी गलत क्यों माने हैं? क्योंकि उनमें आंशिक प्रतिशत में क्या है? विविधता होने की वजह से इनको क्या है? सही नहीं माना। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। A.M. हेरोन ने, T.H.D. लाटोर्शे, M.S. कृष्णन या फिर A.L. कोल्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कि जो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है वो A.M. हेरोन ने प्रस्तुत किया है। बाकी देखिए जो भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में अगर हम बात करें तो हेरोन का, टोर्शे का, कृष्णन, कॉल्सन, C.A. हैकेट, P.K. घोष, D.N. वाडिया, इन सभी का नाम क्या है? उल्लेखनीय है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? अब हमसे पूछ रहा है एरिया और पॉपुलेशन। तो हमने बात की थी एरिया लगभग 61.11% और जो पॉपुलेशन रहती है इस एरिया में वो है 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर निर्माण काल की बात करें तो टर्शरी और प्लास्टोसीन। अगर विस्तार की बात करें तो टोटल लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर। तो ये इस तरह के पूछे नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 200 से 300 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल से हम क्या नापते हैं? ऊंचाई। इसमें लगभग 40% जनसंख्या आती है, 61.11% एरिया आता है और इसका पश्चिमी भाग कहलाता है थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग कहलाता है मारवाड़। अगला सवाल है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार? तो इसको जाना जाता है थार। ये देखिए गोबी सब्जी वाली गोबी नहीं है, ये गोबी डेजर्ट है जो कि चाइना मंगोलिया की सीमा पर पड़ता है। बाकी सहारा आपके अफ्रीका में है। तो ये डेजर्ट के नाम हैं जिनको हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस है उनमें देखें। जो कालाहारी डेजर्ट है वो भी कहाँ पे? आपके सदर्न अफ्रीका में। अफ्रीका का जो सदर्न हिस्सा है, जो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, वहाँ पर हमें कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा है? 41%, 21%, 61% या 81%? तो अगर हम बात करें एरिया की तो कितना, तो वह डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 61% लगभग एरिया किससे है? मरुस्थलों से घिरा हुआ है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? क्या बात कर रहे हैं हमसे? अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जो 12 जिले हैं उनमें राज्य की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन रहती है? लगभग 40%। हमसे यहाँ पे अरावली का नहीं पूछ रहा है, अरावली के पश्चिम की बात हमसे यहाँ पर कर रहा है। और अरावली के पश्चिम में क्या है? आपके मरुस्थल। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक एरिया किसका है? मरुस्थल का। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश 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 दिशा में हो रहा है, यानी कौन सी दिशा में जो है वो मरुस्थल बढ़ता जा रहा है हमारे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्व से पश्चिम होगा, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। तो मरुस्थल कहाँ है? अपने पश्चिम में है, तो ये कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है इसका विस्तार हो रहा है। अगला सवाल है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? अगर थार मरुस्थल की बात करें तो ये हमारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% और पाकिस्तान में कितना आता है? 15%। इसका विस्तार भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग 62% राजस्थान में। इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है।
थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा क्या है, एक रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये किसके अकॉर्डिंग है, जो हरिवंश सक्सेना की बुक आती है, एक डॉक्टर हरिवंश सक्सेना जी की राजस्थान का भूगोल, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा दिया हुआ है 1,75,000। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। जो थार है हमारा, इसमें एकाएक वर्षा होने से बालुका स्तूपों के मध्य निचली भूमि में क्या है, निचली भूमि के जो गर्त होते हैं, गर्त मतलब गड्ढे या नीची जगह जो होती है, उसमें जल भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी। और इन मध्यवर्ती गर्त को हम मरहो कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मरहो। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर क्या हो जाती है, हरियाली, जिसे हम नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। क्या हो जाता है, जो जल बेसिन बन जाते हैं, फिर तेज़ बारिश होगी तो क्या हो जाएंगे, बालुका स्तूप जो होते हैं, वहाँ पे सैंड ड्यून्स जो बनते हैं, उनके बीच में क्या होता है, जो निचली भूमि होती है उसमें पानी भर जाता है और फिर जो हरियाली विकसित होती है उसको हम कहते हैं नखलिस्तान। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। यहाँ जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका एरिया कितना है, लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, लगभग 1/4, 1/3, लगभग आधा या 2/3। तो लगभग 2/3 भाग क्या है हमारा राजस्थान का, वो रेगिस्तान है। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है, गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो यहाँ पे थार डेजर्ट है, जो आपके सहारा है, मैंने आपको बताया था अफ्रीका में है, कालाहारी सदर्न अफ्रीका में पड़ता है आपके। इसके अलावा गोबी ये चाइना मंगोलिया वाली साइड आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये आपके गोबी डेजर्ट हो गया यानी कि एशिया में, और सहारा और कालाहारी किसमें, आपके अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला और बालू का स्तूप क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं, यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। जो थार रेगिस्तान है वो कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में है। भालेरी चूरू, मेंढा नदी घाटी में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब क्यों होगा, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला और बालू का स्तूप क्षेत्र, जबकि ऐसा नहीं है। काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। भू जलवायुविक प्रमाणों के बेसिस पर आज से लगभग कितने साल पहले राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। क्या कह रहा है, कितने साल पहले नहीं था मरुस्थल का अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 7,000। तो देखिए JN वगैरह के एग्जाम में इस तरह के फैक्ट और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। क्या है आपके 2024 में पूछा गया सवाल है, क्या आ जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो थार मरुस्थल का भी ऐसा कौन सा भाग है जिसकी समुद्र तल से कम ऊंचाई देखने को मिलती है, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में। हमने बात की थी औसत ऊंचाई कितनी है मरुस्थलीय क्षेत्र की, 200 से 300 मीटर। और अगर बात करें कि किस कौन सा भाग है जिसकी और भी कम है, तो वो जो दक्षिणी भाग है उसकी। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, 9, 14, 11 या 12। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका राइट आंसर होगा 12। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। अगर हम नए जिलों के हिसाब से बात करें तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या हो जाती है 16। देखिए जिसमें आपके फलौदी जुड़ गया, बालोतरा हो गया, ब्यावर हो गया और डीडवाना, कुचामन। तो इस तरीके से 12 से कितनी हो गई आपके 16। अगला देखते हैं, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। 2024 में पूछा गया सवाल है कि ऐसा कौन सा जो स्थान है वो भारत के अनुसूचित
जो मरुस्थल है उसमें नहीं आता, तो कौन सा है आपका? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर। तो देखिए कोई भी कर देगा इसको, तो उदयपुर ऑब्वियस सी बात है कि डेजर्ट में नहीं आता है। गतिशील यानी मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो गतिशील रेत के टीले हैं उनको क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। तो क्या कहते हैं उनको? दरियन। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, धौरे या दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली का मतलब तो रेत ही रेत कहा जाता है। हवा के द्वारा लाई गई सारी बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने की वजह से छोड़ दिया जाता है। बालू का भार शीर्ष के छोर पर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि होता क्या है कि जब हवा चलती है तो जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरीके से क्या होता है सैंड ड्यून्स, यानी कि कई सारी आकृतियाँ बन जाती है। उन आकृति के बेसिस पर हमने उनको नाम दे दिए, जैसे बरखान जो है आपकी अर्धचंद्राकार आकृति का होता है इस तरीके से, तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड या ढांड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? देखिए 2023 में पूछ लिया गया है सवाल कि थार मरुस्थल में ढांड जो है के नाम से कौन सा भाग को हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त हो जाते हैं। आप तो याद रखना है ढांड क्या एक तरीके से गर्त है। किस में गर्त है? जो भुजाएं होती हैं इनकी बालू का स्तूप की, उनके बीच में क्या हो जाता है? वायु की रगड़ से गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो हम देख चुके हैं इस वाले सवाल को ये जो फैक्ट है इसको कि भाई जो आपका मरुस्थल और मैदान का भाग है उसको हम तैतीस सागर का भाग मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। थार का रेगिस्तान और पूर्वी मैदानी भाग किसी समय किसके तैतीस सागर का भाग था? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डीडवाना, पचपदरा आदि खारे पानी की बड़ी झीलें पाई जाती हैं, जिनको हम प्लाया कहते हैं। आकल गांव जो कि जैसलमेर में है के जीवाश्म प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। देखिए 33 महासागर का अगर अवशेष होगा तो सागरों का जल कैसा होता है? खारा। तो जब वो सूख जाएगा तो खारापन तो रहेगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें मिलती हैं। इसके अलावा समुद्र होगा तो बहुत सारे उसमें जो समुद्री जीव होंगे, तो जब वो समुद्र के सिर्फ अवशेष बचे हैं तो भाई उन जीव जंतुओं के भी अवशेष बचे होंगे। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अब हमें पता है प्लाया किसको कहते हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं जो पश्चिमी भाग में हमारे पाई जाती हैं उनको कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थार का मरुस्थल। तो ये है रीज़न कि यहाँ पे बहुत सारी जो है खारे पानी की झीलें हमें दिखाई देती हैं, मिलती हैं। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? यानी कि गौड़वाड़ प्रदेश कौन सा भाग है, किसको बोलते हैं हम? पूर्वी भाग को बोलते हैं, हाड़ौती को बोलते हैं, घग्गर को बोलते हैं, या पश्चिमी शुष्क प्रदेश? तो गौड़वाड़ प्रदेश हम बोलते हैं, जो अर्धशुष्क भाग है हमारा उसको, यानी कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है उसका जो अर्धशुष्क मैदान है उसका उपखंड है एक लूनी बेसिन को गौड़वाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? गौड़वाड़। किसको? लूनी बेसिन को। देखिए हम जब डिवीज़न करते हैं तो शुष्क, फिर हम बांटते हैं अर्धशुष्क, और ये किसके बेसिस पे है? आपकी बारिश के बेसिस पर, कि भाई इतनी बारिश है तो शुष्क प्रदेश है, और अगर 25 से लगभग 50 सेंटीमीटर की बारिश है तो हम उसको बोलेंगे भाई ये पूरी तरह से शुष्क नहीं है, आधा शुष्क है या कम शुष्क है, कम ड्राई है उसको। तो इस भाग को भी हम फिर कई आगे भागों में बांटते हैं, जैसे घग्गर हो गया, शेखावाटी हो गया, नागौर वाली जो उच्च भूमि है वो वाला हिस्सा हो गया, लूनी बेसिन हो गया। तो लूनी बेसिन को ही हम क्या कह रहे हैं? गौड़वाड़ प्रदेश। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु मिलती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन एवरग्रीन, तो यहाँ पर कैसे पाए जा सकते हैं? जब यहाँ की क्लाइमेट ही शुष्क है, यहाँ पर इतनी बारिश ही नहीं है, तो इस तरीके के फॉरेस्ट भी नहीं होंगे।
तो यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन नहीं पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि सघन या सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या मिलते हैं, थार के मरुस्थल में कांटेदार क्यों मिलते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने पढ़ा था वनस्पति, जब मैंने बताया था आपको, तो बेसिकली होता क्या है कि अडेप्टेशन का प्रोसेस पाया जाता है कि जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु होती है उस तरीके के जीव आपको देखने को मिलते हैं जो सर्वाइव कर सकें उस कंडीशन में। तो अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वैसे ही पानी की कमी होती है, तो देखिए प्लांट में एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की, यानी पानी क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पानी का ह्रास करती हैं, उनसे पानी उत्सर्जित होता है। अब बेसिकली पानी ही नहीं है तो वहाँ की पत्तियाँ क्या है, मॉडिफाई होकर कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो। तो किस तरह की झाड़ियाँ मिलेगी, कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। तो एक तरीके से अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है ये, जो कि हम बायोलॉजी वगैरह में इसको पढ़ते हैं कि भाई जिस तरीके का क्लाइमेट होता है उस तरीके की चीज़ें, जैसे कि सर्दियाँ आती है तो आप सर्दी के कपड़े पहन लेते हो, गर्मी आती है तो आप उस तरीके के कपड़े पहनते हो। तो क्या होता है, इंसान अडप्ट कर लेता है उन चीज़ों को ताकि सर्वाइव कर सके। तो बेसिकली ज़रूरी क्यों अडप्टेशन, सर्वाइवल के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। देखिए कितना अच्छा सवाल है कि अंतरिक्ष मेहमानों की कौन सी पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ गिरे हैं। ढूंढाड़ अंचल, वागड़, हाड़ौती या थार का रेगिस्तान। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इस तरीके के नाम दे दिए, ढूंढाड़, वागड़, हाड़ौती, थार। तो ढूंढाड़ हम किसको बोलते हैं, जो हमारा पूर्वी हिस्सा है उसको हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। जो वागड़ है, जो दक्षिणी हिस्से को जानते हैं जहाँ माही रिवर बहती है हमारी। हाड़ौती किसको बोलते हैं हम, जो दक्षिण पूर्वी भाग है हमारा। इसके अलावा थार का रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चोलिस्तान के नाम से। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर डेजर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए जहाँ बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चर की दिक्कत होगी, सब चीज़ों की दिक्कत होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। लेकिन थार डेजर्ट एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बाब बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस ज़िले में है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या हनुमानगढ़। तो ये है आपके जोधपुर में। तो पर्मियन कार्बोनिफेरस बाब बोल्डर बेड फलौदी ज़िले, तो फलौदी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, के गांव है आपके बाप गांव के आसपास गोलाश्म सन स्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या है कि फलौदी जो जगह है जो कि अब जिला बन चुका है, यहाँ पर गांव पड़ता है बाप। इस स्थान पर जो पर्मियन कार्बोनिफेरस टाइम है उसके कुछ अवक्षेप पाए जाते हैं, हिमानी के निक्षेप, जिनको हम कहते हैं आपके बाप बोल्डर्स। तो ये आपको याद रखना है। कैसे, हिमानी के निक्षेप, हिमानी के निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ पर। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके बाप नामक जगह पर। ये है आपके बाप गांव जो कि आपके पड़ता है जोधपुर। कहाँ पे, जोधपुर। तो ये आपको याद रखना है एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवोडियन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बोनिफेरस। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कार्बोनिफेरस। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है। क्या कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला क्षेत्र है उसका ऐसा कितना प्रतिशत भाग है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना, मुक्त है, युक्त नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो लगभग 41.5% भाग ऐसा है जहाँ पर सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते। ये देखिए बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र लगभग कितना है, 41.50%। अगर आप किलोमीटर की बात करेंगे तो 85,660 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 20% प्रभावित क्षेत्र, 40%, 60, 80, 100 इस तरीके के रेशियो में यहाँ पर दिए गए हुए हैं। लेकिन आपको एक तो ये याद रखना है और इसके अलावा याद रखना है कि कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कितने, 60%।
तो ये आपको इसमें 60% आंसर माना है कि राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीले मैदान का क्षेत्र है उसमें कितने बालू का स्तूप पाए जाते हैं आपके, वो हैं आपके 60%। देखिए, और लगभग 41.50% हिस्सा तो कैसा है आपके, जहाँ पर जो बालू का स्तूप है वो क्या है, नहीं है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। कैसा है, बालू का स्तूप मुक्त। और फिर बचा कितना, लगभग आपके 58 पॉइंट कितना बच गया, 50। तो 58.50% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर क्या है, आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए। बालू मतलब रेतीली जो मिट्टी होती है, बालू का स्तूप, किसका स्तूप, बालू का, यानी रेत का स्तूप। स्तूप मतलब टीला, ये क्या है, युक्त। तो लगभग कितना हो गया आपका, 60%, है ना। तो ये क्या है, लगभग 60%। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 से 60% हिस्सा क्या है, जो कि बालू का स्तूप से घिरा हुआ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नहीं मिलता है। तो बरखान, पैराबोलिक, सीफ या फिर थली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका थली। जो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी जो सैंडी ड्यून्स एरिया है, ये मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब रिजल्ट, किसका रिजल्ट है, जो मिट्टी है उसके अपरदन का या फिर निक्षेपण का। निक्षेपण मतलब किसी जगह पर निक्षेप जमा हो जाना, किसी जगह पर किसी चीज़ का जमा हो जाना। इन्हें हम टीले, टीबे, धौरे, ठीक है, धरियन, इन सब नामों से जानते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में, और सभी प्रकार के मिलते हैं आपके जोधपुर में। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये आपको याद रखना है इस चीज़ को ध्यान से कि सबसे ज़्यादा तो कहाँ है, सर्वाधिक। सर्वाधिक, देखिए आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, सर्वाधिक सैंड ड्यून। देखिए जैसलमेर वैसे भी एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वाधिक होंगे। इस तरीके से आप इसको याद रखना, जैसलमेर को, है ना। और जोधपुर में क्या है, सभी टाइप के, है ना, सभी प्रकार। तो एक याद रख लेना, दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा कि जैसलमेर का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर बालू का स्तूप के हमें टाइप दे रखे हैं, जैसे कि देखिए किसकी गति के अकॉर्डिंग, हवा की गति के अकॉर्डिंग इनको हम नाम देते हैं, जैसे अनुदैर्य, पवन, अनुवर्ती या रेखीय। एक हो गया बरखान या अर्धचंद्राकार कह सकते हैं, एक हो गया अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। और आकृति के अकॉर्डिंग बात करें तो पैराबोलिक, तारा या फिर सी। ये क्या है, इनके टाइप्स है। अगला सवाल है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरखान, सीफ या इंसेल वर्ग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो इंसेल वर्ग है वो ग्रेनाइट से बनी हुई आबू पर्वत के खंड है, उनको हम कहते हैं किसको, जो ग्रेनाइट से बने हुए आबू पर्वत के खंड। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तारा बालू का स्तूप। देखिए कुछ क्लासेस जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जहाँ पर इमेज के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है कि कौन से कहाँ पर मिलते हैं। और वो छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर देखना, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। उसमें आपके अरावली हो गया, बालू का ये जो अरावली हो गया, आपके डेजर्ट का इलाका हो गया, पूर्वी मैदान वाला हो गया, दक्षिण का हो गया, सारे मैप के थ्रू समझाए गए हैं, उनको ज़रूर देखना है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं एनिमेशन की। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तारा क्या है, एक स्टार की शेप में जो बालू का स्तूप बन जाते हैं वो। अब ये पाए जाते हैं मोहनगढ़ में और सूरतगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और मोहनगढ़ का पड़ता है आपका जैसलमेर में, और सूरतगढ़ आप पड़ता है आपके गंगानगर में। स्टार सैंड ड्यून्स, कैसे, स्टार शेप, हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर की मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र और गंगानगर की कहाँ मिलते हैं, सूरतगढ़ में।
तो इस तरीके से आप याद रखना, कुछ भी देखिए आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे मोहन की सूरत, मोहन की सूरत इस तरीके से आप बना सकते हो। कैसी है? स्टार जैसी, एकदम बढ़िया चमकदार, है ना, तारा जैसी, ऐसा कह सकते हो आप। और पोकरण याद रख लेना आप। तो इस तरीके से कोई भी छोटी मोटी ट्रिक बना के आप इनको याद रख सकते हो। तो जो तारा बालू का स्तूप है, स्टार वाले, वो कहाँ पर है आपके? मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। अनुप्रस्थ बालू का जो टीले हैं वो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अब किसकी बात कर रहा है आपसे? अनुप्रस्थ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? इसका होगा बीकानेर, गंगानगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन से बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ, यानी कि ट्रांसवर्स। कैसे? ट्रांसवर्स। इनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 10 से 40 मीटर। स्तूपों के मध्य दूरी की अगर बात करें तो 500 से 1000 मीटर। ये हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। जो अनुप्रस्थ होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ जो होते हैं, जो अनुप्रस्थ सैंड ड्यून्स होते हैं, ये क्या बनते हैं आपके? 90 डिग्री के एंगल पर, यानी समकोण पर। ये बनते हैं आपके समकोण पर। किसके समकोण पर? हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। बीकानेर में मिलेंगे, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की कौन सी जगह? रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ का कैसे बनते हैं? वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो स्तूप होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। जैसे अगर हवा की दिशा ऐसे है तो इस तरीके जो स्तूप बनते हैं, ये हवा की दिशा हमने दर्शा दी। तो ये होते हैं आपके अनुप्रस्थ। चलिए, ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। जो अनुप्रस्थ होते हैं यानी ट्रांसवर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया इसको। तो ये कहाँ पर मिलते हैं आपके? बीकानेर में मिलते हैं। बीकानेर के अलावा आपकी गंगानगर में मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर में सूरतगढ़, इसके अलावा हनुमानगढ़ के रावतसर में भी मिलते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार, कैसे? अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? कीवर्ड क्या है? अर्धचंद्राकार। इनको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। चलिए अब हम बात करते हैं बरखान के बारे में। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, क्रीसेंट शेप यानी अर्धचंद्राकार, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई और 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई। कितना? 10 से 20 मीटर तो क्या देखने को मिलती है? इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इनकी ऊंचाई। तो कई बार इनकी विशेषताएं देकर भी पूछ लेता है जो महत्वपूर्ण है उनकी। अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें तो आपके 100 से 200 मीटर, ये आपको याद रखना है। और देखिए खास बात क्या है कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कौन से स्तूप देते हैं? बरखान देते हैं। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हो गया? ये जो मरुस्थल का इलाका है इसका और ज़्यादा बढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान देता है वो है आपके बरखान, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गतिशील। भालेरी जो कि कहाँ पड़ता है? चूरू में, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लून, करनसर, करणी माता, देशनोक, बाड़मेर, बालोतरा, ओसियां व जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में मिलते हैं। यह बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। ये जो बालू का स्तूप कहते हैं इनकी पवनमुखी ढाल कैसी होती है? मंद। और पवन के विमुख यानी कि पवन के विपरीत, हवा के विपरीत जो ढाल होती है वो कैसी होती है? तीव्र होती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या है इसमें याद रखना है। तो बेसिकली बरखान का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं ये? इनकी ऊंचाई कितनी बात की हमने? 10 से 20 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। 100 से 200 मीटर की चौड़ाई में ये फैले हुए होते हैं और मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। और ये कैसे होते हैं? वनस्पति विहीन। कैसे होते हैं? वनस्पति विहीन।
एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका सबसे ज़्यादा विस्तार हमें शेखावाटी क्षेत्र में जैसे भालेरी चूरू में देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमने क्या देखा, सीकर में देखने को मिलते हैं इनका विस्तार कई ज़्यादा हमें। देशनोक बीकानेर में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के नाम आपको इसमें याद रखने हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा गति होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं ये। तो गतिशील होते हैं तो फिर क्या करते हैं, मरुस्थलीकरण में ज़्यादा योगदान देंगे, मरुस्थलीकरण में ज़्यादा योगदान देंगे। तो बरखान जो बालू का स्तूप है वो एक महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है जिसे सवाल बनते हैं अर्धचंद्राकार आकृति होती है। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। और इसकी जो पवनामुखी यानी ये जो पवनामुखी ढाल होती है ये होती है मंद। और जो पवन के विपरीत जो इसकी ढाल होती है जिसको हम बोलते हैं पवना विमुखी, विमुखी मतलब विपरीत आप कह सकते हो, ये होती है तीव्र। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, विमुख। अगर आप किसी के विपरीत होंगे तो एकदम तीव्र आपकी प्रतिक्रिया होगी किसी के प्रति। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए, ये हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए इसके बारे में। अगला सवाल देखते हैं हम। बरखान क्या है, रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ियाँ है या झीलें। तो बरखान क्या है, रेत के टीले, रेत के टीले कह सकते हो आप, इसको स्तूप कह सकते हो। इस तरीके से आपको टीले। चलिए, अब हम देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, वो है कि बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि जो बरखान बालू का स्तूप है वो अगर हम बात करें प्रधानतः या मुख्यतः या अधिकतर कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 35 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के जो मध्य क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बरखान बालू का स्तूप। अगला सवाल है, बरखान जो है पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओसियां, भालेरी, देशनोक, दाता, रामगढ़, सीकर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। सीकर में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है नीम का थाना। क्या आता है, तो ये नाम आप याद रखना, नीम का थाना। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम। बरखान स्थल आकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा फिजिकल डिवीज़न है, कौन सा भौतिक भाग है जहाँ पर हमें बरखान जो स्थल आकृति है वो हमें देखने को मिलती है। तो हमें पता है बरखान बालू का स्तूप का इस प्रकार होता है। तो कहाँ पे बनेगा, मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सीफ है एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक या स्क्रब। स्क्रब कापीस बालू का स्तूप। अब सीफ के बारे में हमें देखना है कि सीफ है क्या। तो अगर हम सीफ की बात करते हैं तो जो सीफ होता है वो होता है आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ की तो हम बात कर चुके हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, लेकिन सीफ जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है। अब चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनुदैर्घ्य यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है वो होता क्या है। अब ये बनते हैं पवन की दिशा के समानांतर। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य की। अनुदैर्घ्य, इसको हम कहते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। अब हम इसी से इसको याद करेंगे। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं कि हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं, समानांतर। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि भाई ये जो हवा चलती है, हवा की जो डायरेक्शन होगी उसी के समानांतर बनेंगे, हवा की दिशा के समानांतर। समानांतर कौन से बनते हैं आपके, लॉन्गिट्यूडनल। अब कैसे बनेंगे, अगर इस तरह हवा चल रही है आपकी, इस तरह अगर आपकी हवा चल रही है तो ये बन जाएंगे आपके हवा की दिशा के समानांतर। थोड़ा और ठीक से बना देती हूँ मैं, ये बन जाएंगे आपकी हवा की दिशा के समानांतर यानी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमें पता चल गया अनुदैर्घ्य क्या होते हैं। तो उसी का एक प्रकार है सीफ। अब सीफ में क्या होता है कि बरखान के निर्माण में जब हवा की दिशा में चेंज होता है, जब बरखान बालू का स्तूप बनते हैं और हवा की डायरेक्शन में अगर चेंज होता है
तो जो बरखान की भुजा है, यानी जो सैंड ड्यून्स है बरखान, उसकी एक भुजा क्या होती है, आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, जैसे ये बरखान है आपका, कैसा होता है, अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। ये आपके बरखान बालू का स्तूप है मान लीजिए। तो जब हवा की दिशा में परिवर्तन आता है तो इसकी एक डायरेक्शन इस तरीके से बढ़ जाती है। किस तरीके से, इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सीफ या सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, रोही। क्या कहते हैं, रोही। रोही क्या है, बरखान के अर्धचंद्राकार जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसमें उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं, रोही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई सीप क्या होगा, ये हो जाएगा सीप, यानी एक तरीके से इसी डायरेक्शन में बढ़ गई है। इस तरीके से हवा चल रही है और इसी डायरेक्शन में एक भुजा और बढ़ गई, यानी कि समानांतर, इसलिए हम इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, सीप क्या है, एक तो सैंड ड्यून्स है, लेकिन सैंड ड्यून भी कैसा है, अनुदैर्ध्य टाइप का है। अब अनुदैर्ध्य टाइप का कैसा हो गया कि भाई जब बरखान का निर्माण होता है तो हवा की दिशा में अगर कोई परिवर्तन आता है तो बरखान की ही एक इस तरीके से आपकी क्या होता है, आगे बढ़ जाती है भुजा, तो इसको हम सीप कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, इससे याद करेंगे हम। तो ये हो गया आपका लॉन्ग, क्या दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग। ठीक है, तो क्या होगा, ये हवा इस तरीके से चल रही है तो ये इस तरीके से बन जाएंगे, यानी एक लॉन्ग फॉर्म में बन जाएंगे, लंबे बन जाएंगे। जैसे ये हमने बात की सीप की, तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से आगे होके लंबा हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। तो ये है, बाकी जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से याद रखें। बाकी लॉन्ग से आप इसको याद रख सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसको हम कहते हैं आपके अनुदैर्ध्य। अब देखिए इसके और भी वैसे नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब हमें पता चल गया कि इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, दो तो ये हो गया। इसके अलावा इसको बोलते हैं हम पवनानुवर्ती, पवन के अनुवर्ती, यानी पवन की उस दिशा में चलने वाला, क्या बोलते हैं इसको, पवनानुवर्ती। चलिए आगे आ जाएगा, मैं तब बता दूंगी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से बालू का स्तूप जो है पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, तो वो होते हैं आपके सीफ। कैसे होते हैं, सीफ होते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं, रेखीय, तारा, पैराबोलिक या बरखान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेखीय या पवन अनुवर्ती। अब देखिए आगे आ ही जाएगा हमारे, ये रहा देखिए, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर। इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में हमें देखने को मिलता है। जो जैसलमेर का भी दक्षिण पश्चिम का भाग है, जो जैसलमेर का दक्षिण पश्चिम का भाग, उसमें जोधपुर और बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इन रेखीय बालू का स्तूप की ऊंचाई कितनी मिलती है हमें, 10 से 60 मीटर। कितनी, 10 से 60 मीटर। पवनानुवर्ती स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। कैसे टीले होते हैं, पवन की दिशा के समानांतर। पवन मतलब हवा की दिशा के समानांतर। आप इसको बेसिक सीधी सी भाषा में याद करो कि जो हवा की डायरेक्शन होती है उसके समानांतर बनते हैं। कैसे, समानांतर। अब लिखने को तो वायु आ सकता है, हवा आ सकता है, पवन आ सकता है, पर सादा जो अपनी लैंग्वेज है उसमें आप हवा याद रखो कि हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक अगर सैंड ड्यून्स कहीं बनते हैं तो वो जैसलमेर में, बरखान, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो देखिए इसमें ये दोनों ही सही हैं आपके, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों जो इसमें सही है आपके। और जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो आपको बीकानेर में देखने को मिलते हैं, पूगल में, रावतसर में, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू। और जबकि जो आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो हमें देखने को मिलते हैं आपके रामगढ़, जैसलमेर में जो पड़ता है, उसके अलावा आपके दक्षिण फलौदी में देखने को मिलते हैं। पैराबोलिक की अगर बात करें
तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्तूप पाया जाता है वो है आपके पैराबोलिक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ही कौन सा मिलता है आपका? पैराबोलिक। अगला सवाल है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और सीफ, बरखान और पैराबोलिक, या परवलयकार, बरखान और पवन विमुख, परवलय या वनस्पति युक्त। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के टाइप पूछ रहा है अब हमसे ये। तो हमें पता है कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो कैसे बनते हैं? समकोण पर, हवा की दिशा के समकोण में बनते हैं, ये हमें पता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से बालू का स्तूप हैं? तो वो है आपके बरखान और परवलय यानी पैराबोलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर हमसे पूछे कि निम्न में से कौन से बालू का स्तूप है जो अनुप्रस्थ प्रकार के हैं, तो वो है आपके बरखान और परवलयकार, यानी परवलय कह सकते हो, पैराबोलिक कह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, जो सीफ होता है वो कैसा है आपका? अनुदैर्घ्य। क्योंकि सीफ में हमने क्या पढ़ा था कि जब बरखान की डायरेक्शन में चेंज होता है, बरखान जो हवा की डायरेक्शन में चेंज होता है, तो बरखान की एक भुजा इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया था? लॉन्गिट्यूडनल इसको हमने कह दिया था, यानी कि अनुदैर्घ्य। और ये कौन सा था आपके? ये था आपके सीफ। ये आपको याद रखना है। और 90 डिग्री पे कौन से बनते हैं? बरखान और पैराबोलिक। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी पड़ी है? यानी कि कौन कौन से बालू का स्तूप है, सीधा पूछ लो किस किस से पटी पड़ी है भाई? पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान या पैराबोलिक। तो देखिए थार मरुस्थल की अगर हम स्थलाकृति की बात करें तो वो है आपके पैराबोलिक। तो पटी पड़ी है का मतलब क्या हो गया कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से मिल रहे हैं, तो वो होते हैं पैराबोलिक। राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। तो इनकी आकृति कैसी होती है? हेयर पिन के जैसी होती है। इस प्रकार के बालू का स्तूप आपके बीकानेर में सर्वाधिक हैं। कहाँ पर? बीकानेर में सर्वाधिक हैं। पैराबोलिक आपके बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है। ये कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से हैं, जिसमें आपको बरखान दे देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम बरखान के बारे में पढ़ते हैं तो बरखान दे देता है, लेकिन नहीं है, पैराबोलिक है जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक। और ख़ास बात देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हमसे ये पूछता है कि सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान में, सर्वाधिक, तो आपको करना है पैराबोलिक। कौन से करते हैं? पैराबोलिक। कौन से सैंड ड्यून्स? पैराबोलिक। अगर आपसे ये पूछे कि भाई मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रहा है, मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो है आपके बरखान का। किसका है? बरखान का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा गतिशील होंगे तो सबसे ज़्यादा यही आपके मरुस्थलीकरण करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट कि सर्वाधिक पूछे तो पैराबोलिक, और अगर मरुस्थलीकरण के हिसाब से पूछे कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कौन दे रहा है, तो वो दे रहे हैं आपके बरखान। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। थार मरुस्थल के संबंध में या संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप का एक टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं। तो सबसे प्रमुख तौर पर कौन से बालू का स्तूप है आपके पश्चिमी राजस्थान में? वो है आपके पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन जो हम करते हैं इससे हमें पता चलता है कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक वो क्वेश्चन फॉर्म में हमारे सामने नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके के सवाल जो है वो बन सकते हैं, और उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न दूर होता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर सॉल्व किया करो,
क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि भाई एग्ज़ाम में कैसे आ रहा है। टेस्ट सीरीज से मतलब नहीं होता, मेन ये है कि जो प्रीवियस ईयर है उससे हमें पता चलता है कि पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन का, किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो क्या होता है अपने हिसाब से भी सवाल बनाए जाते हैं और साथ में हालांकि उस पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करें। इससे पता चलेगा आपको कि किस तरीके के सवाल बनते हैं किसी भी टॉपिक से। और देखिए वेबसाइट भी चालू है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। careerclasses.in के नाम से हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी और साइंस के टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उन टेस्ट को ज़रूर दीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़रूर जाके वेबसाइट पर टेस्ट दीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से जो है आपने मतलब अटैम्प्ट किया है या आपको कैसे लगे टेस्ट। तो देखिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर बताया करो। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए इस क्लास में हम जो मरुस्थल वाला पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में अरावली, फिर इस तरीके से सेक्शन वाइज हम इस चैप्टर को रखेंगे क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। निम्न में से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यानी ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। शेरगढ़, शिव, ओसियाँ, शेरगढ़ या बायतू, चौहटन, फलौदी, पोखरण। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलौदी जिले के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। कौन से? दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में। अगला सवाल है, सही कथन हमें चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त यानी बालू का स्तूप कहाँ पर नहीं पाए जाते। तो देखिए ये आपके बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण यहाँ पर जो है नहीं पाए जाते हैं। लाठी सीरीज़ क्या है? तो बेसिकली लाठी सीरीज़ एक भूमिगत जल पट्टी है। कैसी? भूमिगत जल पट्टी, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आपके पोखरण से मोहनगढ़ तक है। कैसे? ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या वो करता है, वो कभी कभी उल्टा दे देता है, मोहनगढ़ से पोखरण। तो आपको सीधा से याद रखना है पोखरण से मोहनगढ़ याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे एक भूगर्भीय है, यानी भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जल की एक चौड़ी पट्टी है जिसे हम लाठी सीरीज़ के नाम से जानते हैं। ये टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ आपके एक नलकूप है जिसको हम कहते हैं चांदन नलकूप। कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति की वजह से इसको हम थार का क्या कहते हैं? गढ़ा। देखिए यहाँ पे खास बात क्या है याद रखने की, जो हमारी लाठी सीरीज़ है यहाँ पर हमें एक नलकूप मिलता है कम गहराई में। तो इससे क्या होता है, पेयजल की आपूर्ति होती है, जिसको हम चांदन नलकूप के नाम से हम जानते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं थार का घड़ा, यानी मरुस्थल में क्योंकि घड़े से हमें पानी मिलता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? थार का घड़ा। तो ये याद रखना आप इस चीज़ को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। और तो देखिए लाठी सीरीज़ के बारे में आप अगर कुछ याद रखना है तो एक तरीके से ये लगभग 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य है, और एक सरस्वती नदी का अवशेष इसको हम मानते हैं। इसका सरस्वती नदी का अवशेष। और यहाँ पे घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवन। क्या है? सेवन घास। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी घास? सेवन घास पाई जाती है। और ये किसकी शरण स्थली मानी जाती है? गोडावन की। किसकी? गोडावन की। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है, गोडावन की शरण स्थली। और चांदन नलकूप के बारे में आपको याद रखना है कि इसको थार के घड़े के नाम से हम जानते हैं। सीधा सीधा फैक्ट भी पूछ सकता है हमसे। अगला सवाल है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? देखिए EORO 2023 में पूछा गया सवाल है। तो किसको कहते हैं? चांदन नलकूप। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बालू का स्तूप की अधिकता है, प्राकृतिक तेल गैस के भंडार हमें मिलते हैं, अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है,
भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा इसका, मतलब आंसर तो राइट है पर वैसे स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों बात यहाँ पर क्या है, करेक्ट। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या सीकर? तो इसका राइट आंसर होगा यह है आपके जैसलमेर में। क्या है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क। तो ये पड़ता है आकल गांव। तो जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में कास्ट का मतलब होता है लकड़ी जीवावशेष पार्क, वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ साल पूर्व के, क्या है, 18 करोड़ साल पहले के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। महत्वपूर्ण बात जो कि याद रखनी है, सीधा सीधा पूछ सकता है कौन से काल का, जुरासिक काल का। और यहाँ पर विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो देखिए जो पॉइंट्स हैं उनको आप ज़रूर ऐसे याद रखा करो, जो इनको क्या सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो कौन सा काल? जुरासिक काल। किसकी बात करें हम? आकल वुड फॉसिल पार्क। ये आकल गांव में है, जैसलमेर। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? यहाँ पर जो जीवाश्म है उसकी आयु मानी गई है 18 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? गड़ीसर, आकल, तनोट या लोद्रवा? 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये आकल गांव में ही है। किसमें? आकल में। और ये कहाँ पर पड़ता है आपके? जैसलमेर में। कहाँ पे आपके? जैसलमेर, जैसलमेर। चलिए, निम्न में थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? अब हमसे क्या कह रहा है? थार मरुस्थल के भाग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी, घग्गर है, लेकिन बनास का मैदान नहीं है, ये दक्षिणी हिस्से में आता है। यानी कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमें अर्धशुष्क मैदान की, कि भाई हमने कितने भागों में बांटा है। तो एक बता देती हूँ आपको मैं बेसिक। तो इस भाग को हम घग्गर क्षेत्र में, नागौरी उच्च प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र, और इसको हम बांटते हैं लूनी बेसिन में, जिसको हम गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम क्लास करेंगे तब इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए घग्गर क्षेत्र है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र आता है इसको हम घग्गर क्षेत्र बोलते हैं। अगर आप नागौर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपके 300 से 500 मीटर ऊंचाई है आपके समुद्र तल से। यहाँ पे खारे पानी की कई झीलें मिलती हैं आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंजर है, रेतीला प्रदेश है। और देखिए खास बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो नागौर से अजमेर तक की जो बेल्ट है इसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है ये। इसको हम बोलते हैं कुवड़ पट्टी। क्या बोलते हैं? कुवड़ पट्टी, क्योंकि इसकी वजह से कुवड़ निकल आती है, फ्लोराइड जो होता है, तो उसको हम कुवड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, जो ये नागौर और अजमेर के बीच वाला इलाका है। इसके अलावा देखिए इसमें आप शेखावाटी क्षेत्र की बात करेंगे अगर हम, तो इसको हम उत्तर पूर्वी भाग अंत्य प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर देखिए बरखान बालू का स्तूप बहुत पाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये बात आप याद रखना। क्या? बरखान जो बालू का स्तूप है वो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। इसके अलावा लूनी बेसिन की अगर हम बात करें तो लूनी और सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है उसको हम लूनी बेसिन कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र की वजह से तो क्या है मीठा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? नमक युक्त हो जाता है। कैसा? नमक युक्त। इसके अलावा देखिए बाड़मेर व जालौर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को छूता है, स्पर्श करता है, जहाँ पहले क्या था? समुद्र। इस क्षेत्र को हम नेहड़ कहते हैं, नीर हृद के नाम से जानते हैं, जिसको हम नेहड़ कहते हैं ना। नीर मतलब पानी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? किसके लिए? अपने आंतरिक प्रवाह के लिए। तो आंतरिक प्रवाह के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? अगर हम बात करें लूनी बेसिन की तो ये हमारे पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। और पश्चिमी मरुस्थल में भी अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये जो अर्धशुष्क वाला भाग आता है हमारा,
ये वाले भाग को जब हम आगे उपभाग में बांटते हैं तो उसमें भी एक आता है लूनी बेसिन, जिसको हम गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका लूनी जवाई बेसिन। तो सारे पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गौड़वाड़ किसका हिस्सा है आपका? पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी, हाड़ौती, उत्तरी या थार? तो ये आपका थार आ सकता है। पश्चिमी मरुस्थल का नाम आ सकता है, अर्धशुष्क क्षेत्र का नाम आ सकता है। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से। तो ये पॉइंट कई बार आ गया, सेम ही बात है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क में शामिल नहीं है? अब देखिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो भाग है उसको हम बांगर या अर्धशुष्क में शामिल नहीं करते हैं। गौड़वाड़ आंतरिक प्रवाह का मैदान, जिसको हम शेखावाटी बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र, या फिर नमकीन झीलें या छप्पन का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छप्पन का मैदान। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कितनी है? तो ये है आपकी 300 से 500 मीटर। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, 300 से 500 मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? 2024 में पूछा गया सवाल है कि जो शेखावाटी का क्षेत्र है हमारा, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक विभाजन का भाग है? तो किसका है? अर्धशुष्क का, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं घग्गर के मैदान की। तो घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? ये भी 2024 में पूछा गया है। किसका है? अर्धशुष्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अर्धशुष्क को हमने किस में बांटा? शेखावाटी, लूनी, इसके अलावा आपके नागौर उच्च भूमि, घग्गर, ये सब किसके भाग हैं? अर्धशुष्क के भाग हैं। घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर, जालौर व सिरोही, गंगानगर व हनुमानगढ़, या फिर जैसलमेर व बाड़मेर। तो घग्गर का मैदान की अगर हम बात करें तो ये आपके गंगानगर व हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकरा स्थित है? 2024 में पूछा गया सवाल है, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकरा। तो ये लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तो ये आपका लूनी बेसिन, क्या है आपका? लूनी बेसिन, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के किस अंचल को, यानी किस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे बांगड़ लिखा है, वागड़ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वागड़ बोलते हैं दक्षिणी हिस्से को, तो वागड़ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे बांगड़ लिख रहा है। तो ये है आपके शेखावाटी क्षेत्र को, किसको? शेखावाटी अंचल को कहा जाता है बांगड़। वागड़ राजस्थान के 2 भू क्षेत्रों का वाचक रहा है। एक तो वागड़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं, और यह है बांगड़। यह अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का एरिया है। कौन सा? अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के बीच का, जो झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़, पिलानी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग, जिसे जिनपाल संकलित खतरगच्छ पट्टावली में बागड़ नाम से बहुशः अभिहित किया गया है, यानी बताया गया है। तो बेसिकली कहना यह चाह रहा है कि बांगड़ किसको कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। और जो एक खतरगच्छ पट्टावली है, इसमें बागड़ नाम से इसको पुकारा गया है। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, भाकर, सीकर या गिरवा, डूंगरपुर। तो कौन सा सुमेलित है? वागड़, बांसवाड़ा, बांगड़ नहीं है। देखिए आप याद रखना, वागड़ है ये, है ना, व। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या राजसमंद। तो क्या जाएगा इसमें? राजसमंद, क्योंकि बांगड़ प्रदेश कौन सा? ये जो शेखावाटी इलाका ये वाला है बांगड़ अपना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सीकर, झुंझुनू वगैरह आते हैं, दक्षिण का तो आएगा ही नहीं। वागड़ में भी आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये सब आएंगे, है ना।
तो इसलिए आपको याद रखना है बांगड़ और वागड़ दो अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है बांगड़ और एक है वागड़, दोनों अलग अलग हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड का भाग है, उनका नाम क्या है? तो क्या है? अरावली पर्वत। यह है अरावली पर्वत। देखिए अब यहाँ से हमारे अरावली पर्वत के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो जिसको हम करेंगे अगली क्लास में कवर। ये हमारा पूरा मरुस्थल का पार्ट रहेगा। इससे क्या होगा, एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए हम इसको सेपरेटली करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इन क्लास को ज़रूर देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करें। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपकी करियर क्लासेस.in के नाम से आपको मिलेगी, जो कि लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।